हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हम लोगों ने अभी तक पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर 3 तक ऑलरेडी वी कंप्लीटेड विथ ग्रेट एलिमिनेशन टेक्निक एंड ट्रिक के साथ। ये हमारा लेक्चर 4 है। लेट्स स्टार्ट। और हम लोग ऑप्शनल का भी डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ईयर 1946। 1946 में इंडियन गवर्नमेंट टाइम में कौन सा कौन सा पोर्टफोलियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था? दैट इज डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर। आंसर इज सी, फूड एंड एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर। अब लेट्स टॉक अबाउट इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है? द इंटरिम गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुआ था 2 सितंबर 1946 को एंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर न्यूली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के लिए फॉर्म हुआ था एंड लास्ट हुआ था 15 अगस्त 1947 में। तो इंटीम गवर्नमेंट सब कंपोजिट मेंबर सब था। जो वो मेंबर था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल काउंसिल था एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ जवाहरलाल नेहरू। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल था एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन उसके हैंड में था। एंड होम अफेयर्स था, होम अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में। एंड एग्रीकल्चर एंड फूड राजेंद्र प्रसाद। कॉमन कॉमर्स था, कॉमर्स था इब्राहिम के अंदर में। डिफेंस था बलदेव सिंह के अंदर में। फाइनेंस था लिकाय लिकायत अली खान के अंदर में। फाइनेंस था लिकायत अली खान। एजुकेशन एंड आर्ट था सी गोपालाचारी के अंदर में। हेल्थ था गजन खान अली खान के अंदर में। और लेबर था जगजीवन राम के अंदर में। और लॉ लॉ इज ऑल्सो इन जगजेंद्र नाथ मंडल के अंदर। रेलिवेंट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री था अशरफ अली के अंदर में। एंड पोस्ट एंड एयर था अब्दुल रब नस्तर अब्दुल रब नस्तर के अंदर में। एंड वर्क माइंस एंड पावर था एच भाभा के अंदर में। भाभा के अंदर में से ये था। ये डिटेल एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबली इन ईयर 1946। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना and Sardar Vallabhbhai Patel was the members of Constitution Assembly of India. The first session of the Constitution Assembly of India was held in January 1947 and the Constitution of India was adopted in 26 January 1950. Which of the following statement is correct? इसमें correct पूछ रहा है। The correct is A. The Constitution Assembly of India was elected by the Provisional Assembly in year 1946, जो हम लोग previous question में इसमें देख चुके हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट कैसे, पहले इंटरिम गवर्नमेंट से प्रोविजनल गवर्नमेंट आया हुआ था, जो इंटरिम गवर्नमेंट के नाम में था। जो दैट इज ऑप्शनल ए। इसका अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबली ईयर 1946 एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, जो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और ना वो इलेक्ट हुआ था असेंबली के लिए। ये महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों कभी इलेक्ट ही नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। एंड फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुआ था 9 दिसंबर 1946 एंड अटेंड 200 211 मेंबर्स इसको अटेंड किया था टोटल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना मेंबर अटेंड किया था टोटल? 211 मेंबर इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर था एंड द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और फिर लेटर लेटर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे हम लोग 26 जनवरी 1949 इन 284 मेंबर के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से नॉट मेड इन चैप्टर एक्ट 1833 के बारे में पूछा, जो चैप्टर एक्ट 1833 में नहीं है। द ट्रेडिंग द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वेयर टू बी abolished. Designation of the supreme authority was to be changed as a governor general of India in the council. All India making power, all law making powers to be confirmed by the governor general in the council. Or and India was adopted the law members of governor general council. इसमें से कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। जैसे नॉट पूछा ना तो घेरा मार देना।
नॉट करेक्ट, जो प्रॉपर उसी पे ध्यान रहे, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल इंडिया वाज टू बी adopted by the all Indian was to be adopted as a law members of Governor General of Council एज ए लॉ मेंबर। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ मेंबर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था, जो सत्येंद्र सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, जो फर्स्ट इंडियन था जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लॉ मेंबर के रूप में ज्वाइन किया था। फैक्ट। अब चार्टर एक्ट 1833 के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसी टाइम बन गया था। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक था। एंड ये पावर डिप्राइव करता था बॉम्बे और मद्रास से ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर टू द इंटायर ब्रिटिश इंडिया को। जो लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट इज कॉल्ड रेगुलेशन। इसके पहले 1833 से पहले जो एक्ट बना था उसको रेगुलेशन कहा जाता था। उसके बाद 1833 के बाद जो एक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो उसको एक्ट कहा गया, दैट इज कॉल्ड एक्ट। द एंड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्टिविटी एंड हो गया था। कमर्शियल बॉडी एज ए कमर्शियल बॉडी के नाम पे एज बिकम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कमर्शियल बॉडी के नाम पे अब प्योरली अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था। उसके बाद फिर company territories in India is held in the trust of his majesty and his heirs and successors। जो उसका हायर्स एंड सक्सेसर के नाम पे उसका कंपनी का वो एक्ट अभी आने लगा था। चैप्टर 1833 अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन फॉर सेलेक्टिंग द सिविल सर्वेंट जो हम लोग यूपीएससी या फिर आईएएस पीसीएस आईएएस या आईपीएस बनते हैं, वो सबसे पहले 1833 एक्ट के तहत ही आया हुआ था, जो ओपन कंपटीशन का सिलेक्शन। पहले वो ब्रिटिश थी जो ज्वाइन करता था ये इतना बड़ा पोस्ट को ना, तो अब इस सबके लिए ओपन कंपटीशन हो गया था। जो हम लोग हिंदू हम लोग इंडियन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। वो 18 चैप्टर एक्ट 1833 के तहत ही आया हुआ था और वो सिविल सर्वेंट को वहां पर इंट्रोड्यूस किया हुआ था, क्योंकि वो अब सब इस कंपटीशन में कोई भी आके पार्टिसिपेंट ले सकता है, इसलिए तो आगे चल के इसका एज कम किया गया था, वो भी देखेंगे। The provision adding the fourth members of the Governor General Council was to be legal accepted. Lord Macaulay was appointed as the fourth member. Lord Macaulay fourth member appointed. Which of the following act of the British India strengthened the viceroy authority over the executive council of subordinating portfolio and department system for the corporate functioning? Indian Council Act 1861, Indian Government of India Act 1885, Government of India Act 1892, and Indian Council Act 1909. Right answer is Indian Council Act 1861. The Viceroy authority over the Executive Council by subordinating the portfolio or departmental system for cooperative functioning. किस एक्ट के तहत आया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वी विल डिस्कस whole acts or whole government acts of 1855 and Indian Council Act and Indian Council Act 1909। हम लोग सब ऑप्शनल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसका टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन राइट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन 1859। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड पोलियो 1859। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल जो था फर्स्ट इसका था लॉ मेकिंग प्रोसेस था इसका। उसके बाद 1862 में लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 3 इंडियन को इसी के तहत 1861 के तहत 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दिया था, जो था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये 3 था। And the process of decentralization and restoring the legislative power and legislative power to the Bombay and Madras was presidency। और उसका स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। It is revised the centralized tendency of the started from the regulating act 1773 reached to the climax under the charter act of 1833। 1773 से स्टार्ट हुआ था और एकदम क्लाइमेक्स में पहुंच गया था, मतलब सबसे अधिक मतलब कि हालत गंभीर में पहुंच गया था वो 1833 में।
और फिर वो तब फिर उसको पोर्टफोलियो सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस इन लॉर्ड कैनिंग इन 1859 में। 1859 में लॉर्ड कैनिंग को इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम ए मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल एज मेड इन चार्ज और वन ऑफ द more dependent on more department of the government. He was authorized by the is, issue final order authorized to the issue final order on behalf of the council on matters of his department. It empowered the viceroy to issue ordinance and or during the emergency के टाइम में ordinance issue करता था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। चार्टर एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हम लोग ऑर्डिनेंस इशू भी करते, ऑर्डिनेंस इशू भी हुआ करता था, ऑर्डिनेंस इशू भी और इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी में 1861 के तहत। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस इज वाज 6 मंथ। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 द इंडियन काउंसिल एक्ट प्रोविजन इंक्रीज इन साइज। पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 16 था, अब 60 मेंबर्स हो गया। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल था एंड मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर जो था गवर्नर ऑफिसर वे नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, ही अपॉइंट करता था नॉमिनेटेड मेंबर को एंड नॉमिनेटेड बाय द नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी नॉमिनेट गवर्नर जनरल ही करता था। बट व्हेन नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं होता था। इलेक्टेड मेंबर इज इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड बाय द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इंडिया का एक एक प्रांत से एक एक प्रोविंस से जो इलेक्ट होके आता था वो, उसके बारे में बात कर रहा। उसके बाद फिर elected indirectly elected members were elected indirectly। ठीक है। इन द प्रोविजनल काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वेयर इज ए मेजोरिटी। प्रोविजनल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल जो गवर्नर जनरल जो अपॉइंट करता था वो अधिक मेजोरिटी में हुआ करता था, इसलिए उसका ही अधिक चलता था। इट इज इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद उसके बाद बजट में द मेंबर कुड बी डिस्कस द बजट मूव द रिजोल्यूशन। इट कुड आल्सो आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का भी इसमें बजट में पूछता था। इसी 1909 के तहत 1909 के तहत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को भी अलाउ कर दिया था, आप पूछ सकते हैं बजट में। कॉन्ट्रेक्टरी क्वेश्चन मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आप उसमें नहीं पूछ सकते, बस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ के बैठ जाओ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में बात करते हैं, जो एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का 10 था, 16 हो गया। उसके बाद फिर 1892 में आउट ऑफ 24 मेंबर 5 ईयर इंडियन था। the right to ask question on budget। अब राइट टू आस्क आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट में, बस बैंड हु which was banned in the Indian Council Act 1861 on matter of public interest or matter of public interest but have the give notice for 6 days for it। 6 day 6 दिन पहले इसको 6 days पहले इसको नोटिस पहले आपको देना पड़ेगा पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कि आप उससे क्वेश्चन बजटरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। लेकिन इट कुड नॉट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, उसके बाद उस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसमें नहीं पूछ सकते। the the principle of representation were intended through this act that the district board the district boards universities and municipalities chamber of commerce and zamindars were authorized to the authorized to the recommended member to the provisional council। The legislative councils were empowered to the new law repeal old law and with the permission of गवर्नर जनरल के परमिशन से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1855 वो हम लोग पहले भी वैसा नाम का कोई नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1885 इस नाम का कोई गवर्नमेंट एक्ट है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन, कब ड्राफ्ट हुआ था? नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, nominated by the governor general,
elected by the legislative assembly on various province. Yes, इसी से हुआ था ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ various province. Option C is correct answer. Let's see the explanation. Constitution Assembly was constituted in November 1946 under the scheme of Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan. तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन प्लान कौन लाया था. The total strength of Constitution Assembly was 389 and कंपोजिशन इसका देखते हैं कि कंपोजिशन देखते हैं 296 सीट फॉर ब्रिटिश इंडिया 292 members were 11 governors province and 4 members of from chief commission of province. और उसका 93 सीट जो था वो प्रिंसली स्टेट के लिए था. तो प्रिंसली इलेक्टेड एंड पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड था. मतलब कुछ इलेक्ट होके आता था, कुछ को नॉमिनेटेड किया जाता था प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ऑफ द ईच कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी थ्रू द proportional representation. Representative of the princely state nominated by the head of the princely state. Each province and princely states were allocated seat to proportions of their population. Seat were allotted the British divided among the Muslims, Sikhs, and general. All all except Muslim and Sikhs is proportional of their population. Seat allotted to the princely state were nominated as they decided to stay away from the constituent assembly. महात्मा गांधी not participate in constituent assembly. देखो हम पहले बोले थे महात्मा गांधी कभी constituent assembly में और मोहम्मद अली जिन्ना कभी constituent assembly में participate नहीं लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग. चार्टर ऑफ 1813 regulating act and act of 1878 of 1858 and Pitt's India Act. फर्स्ट इसका चार्टर ऑफ 1853 का फर्स्ट कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया इंडेड 1813 में टी विद चाइना और टी विद टी का परमिशन था केवल 1833 के एक्ट में 1813 के एक्ट के साथ. रेगुलेटिंग एक्ट वो था ये 4 नंबर. द कंपनी डायरेक्टर्स वेर asked to the present of the British government or corresponding the document pertaining to the administration of the company. Next is Act of 1858. Act of 1858 is set up the board of control in the fully regulated East India Company affairs in India. और उसके बाद फिर लास्ट है पिट्स इंडिया एक्ट. नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट तो हो ही गया, सारा ही हो गया. तो इसका चार्टर आउट 1813 को देखते हैं. चार्टर आउट 1830 जो वो बोले थे ना टी एंड ट्रेड विद चाइना के साथ केवल छोड़ा गया था, बाकी सबको मोनोपोली को इंड कर दिया गया था. और इसमें ही चार्टर में रेस्ट्रिक्ट कर दिया था. और उसका फिर ये 1 लाख रुपीज दिया हुआ था एनुअली एजुकेशन पे खर्च करने के लिए. एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए 1 लाख रुपीज दिया गया था. तो बर्थडे कह रहा 1 लाख रुपए स्पेंड करेंगे एजुकेशन पे. रेगुलेशन एक्ट 1773 के बारे में बात करेंगे. तो फिर वो सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था. और फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया था. एंड इसमें 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड फॉर बंगाल. गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 4 मेंबर वर अपॉइंटेड फॉर बंगाल. और 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट का सेटअप हुआ था. सुप्रीम कोर्ट का सेटअप हुआ था कलकत्ता में पोर्ट विलियम में. रेगुलेशन एक्ट 1773 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का सेटअप हुआ था. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. in the provisions of government of India Act 1858 as follows. The company was
कंपनी इंड हो गया था, क्राउन बिगन हो गया था 1858 में कंपनी का। 1857 में उसके पहले 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट उसको कंपनी से लेके गवर्नमेंट अपने हाथ में सत्ता ले लिया था, तो क्राउन वाज बिगन। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल आल्सो कॉल्ड द वायसरॉय एंड 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 वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। अब डायरेक्ट गवर्नर जनरल जो है अब वायसराय कहलाने लगा, और उसके बाद वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राउन का होने लगा। ये यूनिटरी एंड हाई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्रिएटेड। अब हाई सेंट्रलाइज मतलब कि सेंटर से अब जो पावर आएगा, यूनिटरी एंड हाई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन वो क्रिएट हो गया। फिर इंडिया एक्ट 1784 को देखते हैं। इसमें सुप्रीम सुप्रीम कंट्रोल कंपनी अफेयर्स पे था। यहाँ पर डबल सिस्टम चलता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलता था, एंड कोड ऑफ डायरेक्टर चलता था। इसमें डबल सिस्टम चलता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये डबल सिस्टम चलता था। और उसके बाद फिर 24 मेंबर्स ऑफ कमर्शियल फंक्शनिंग वाज क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में। एंड टोटल गवर्नर जनरल वाज रिड्यूस, स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज रिड्यूस टू 3। एक सबऑर्डिनेट हो गया था बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी का। और उसका नेक्स्ट इज देखते हैं वहाँ। तो यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे आगे। नेक्स्ट डे देखेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो थैंक यू। आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।